सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हिंदी के क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिफ़िकल्टीज़ मैं जानूंगी, नया कुछ पढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को आपके टर्म का सिलेबस यहाँ बोर्ड पर प्रोवाइड कर देती हूँ। हालांकि ये आपको बाद में भी मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास जो रफ सिलेबस का स्केच है वो मैं आप लोगों को बोर्ड पर प्रोवाइड कर देती हूँ। आप सभी अपनी कॉपीज़ खोल करके या कहीं भी आप नोट करना चाहे वो खोल करके रेडी रखिए, हम अभी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए, सबने ज्वाइन कर लिया है, वेरी गुड। आदित्य, एक कॉपी लेके आइए, बैठिए, शुरू करते हैं। चलिए, सिलेबस लिख रहे हैं। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोग मुझे बोलिएगा। सबसे पहले आप लोगों का जो किताब है रिमझिम, रिमझिम में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं लिख लीजिए। सबसे पहला उस दिन हम लोगों ने पढ़ लिया है नन्हा फनकार। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह। ठीक है स्टूडेंट्स, नज़र आ रहा है सबको? ठीक है। उसके बाद लिखिए वे दिन भी क्या दिन थे। वे दिन भी क्या दिन थे, ये टर्म का सिलेबस है। ओके, टर्म 1 का। वे दिन भी क्या दिन थे। उसके बाद नंबर 4 पर लिखिए एक माँ की बेबसी। एक माँ की बेबसी। ठीक है, यहाँ तक आपका रिमझिम का है। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद मैं जो लिख रही हूँ ये व्याकरण का है। व्याकरण में आएगा हमारा जो व्याकरण का पहला पार्ट है हमारा। इसके लिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर दिए हैं टर्म का ये पहला पार्ट, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के बाद लिंग, लिंग के बाद वचन। बस ये हमारा सिलेबस है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि हमारा जो PT1 का सिलेबस है वो भी टर्म 1 में रिपीट होता है। तो PT1 का सिलेबस साथ में ये प्रोवाइडेड सिलेबस आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इन्हीं में से चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे और प्रश्न भी इन्हीं में से रहेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सबको बोर्ड नज़र आ रहा है? आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से। अच्छा, एक बात और बता दूं, मैं आप लोगों को नन्हा फनकार जो चैप्टर है उसको पढ़ा रही थी, तो उसका केवल एक ही पेज मेरा बाकी है। वो ख़त्म हो जाने से हमारा नन्हा फनकार चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है,
चलिए वो चैप्टर का लास्ट पेज हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग रेडी हैं स्टूडेंट्स? नोट कर लिए हैं ना आप लोग? ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। हमने ये पढ़ लिया था कि मतलब जो है वो अकबर जी जो हैं वो महाराज अकबर जो है सम्राट अकबर वो बैठे हुए थे, बैठ कर के पत्थर पर एक टीचर से सीखने की तरह जो है केशव से नक्काशी करना सीख रहे थे और उस नक्काशी के कार्य को मतलब उसके कहे मुताबिक करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने जो है और अब केशव को उनसे बिल्कुल भी डर भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्होंने जो है इतना उसको कंफर्टेबल बना दिया था कि उसको कोई डर नहीं लग रहा था। तो ऐसे मतलब दोनों के काम का सिलसिला जारी था। तो उसी वक्त जो है सम्राट अकबर ने उसको इस बात के लिए सूचित किया कि वो जो है अपने जो है मतलब उनका एक कारखाना खोलने वाले हैं और उस कारखाने में वो क्या करेंगे, कारखाने में ऐसे ही बहुत सारे फनकारों को, शिल्पकारों को रखेंगे, चित्रकारों को रखेंगे, संगतराश जो पत्थर पर लकीरें बनाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनाएंगे। और उन्होंने कहा कि मैं तुमको अपने इस कारखाने में काम के लिए रखूँगा। तो ये सुनने के बाद जो है उसके चेहरे पे चमक आ गई, वो बहुत खुश हुआ और उसने मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है, मैं ज़रूर काम करूँगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। हम आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। पृष्ठ संख्या 38 निकाल लीजिए। चलिए, अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, आप काम जारी रखो। अब अकबर को जितना उसको परखना था, देखो एक बात कहते हैं ना, जौहरी की नज़र हमेशा सही हीरे पर होती है। मतलब हम सभी हीरे को देख सकते हैं, लेकिन जो जौहरी होता है, जो ज्वेलर होता है, वो हीरे को जिस नज़र से देखता है उस नज़र से हम नहीं देख पाते हैं। तो जो जौहरी है उसने हीरे की सही परख, जैसे हीरे की सही परख कर पाता है, सम्राट अकबर भी वैसे ही एक जौहरी थे। यानी कि यहाँ पर तो हीरा और जवाहरात नहीं है, तो मतलब वो उनको सच्चे कला का जो है नॉलेज था, वो सच्चे कला के मतलब गुणग्राही थे और वो कलाकार को बचपन में ही देख करके पहचान जाने वाले थे। तो इसीलिए उन्होंने इतने सारे संगतराश वहाँ काम कर रहे थे, उसमें से केशव को चुना। वो केशव के पास आए और उन्होंने जो है केशव को काम करते हुए जब देखा, तब उनको पता चला कि ये बच्चा कभी ना कभी जाकर एक बहुत बड़ा फनकार बनेगा। इसीलिए उन्होंने उसके टैलेंट को हौसला अफजाई करने के लिए, उसको और इंस्पिरेशन देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने जो है उसे उसकी पीठ थपथपाई और उसको कहा कि तुम अपना काम जारी रखो। पीठ थपथपाना एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ है जानते हो? इसका अर्थ है हौसला बढ़ाना। मतलब आपने अच्छा रिजल्ट किया, आपके पेरेंट्स आकर वेरी गुड करके आपका ऐसा पीठ थपथपाते हैं, तो ये इससे क्या होता है, आप इंस्पायर्ड हो जाते हो अपने गुड वर्क को जारी रखने के लिए। तो इसीलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े सम्राट हैं, वो तो चाहे हिंदुस्तान के कोने कोने से किसी को भी मतलब एक बार आदेश करे, वो उनके कारखाने में आके काम करेंगे। तो भला केशव जैसा बच्चा ही क्यों, जिसने अभी अच्छे से काम करना भी नहीं सीखा है। लेकिन इसका यही अर्थ है कि वे जानते थे कि ये बच्चा आज छोटा है, आज इसने नक्काशी करना नया नया सीखा है, लेकिन बाद में चल के ये बच्चा एक बहुत बड़ा फनकार होने वाला है। तो इस वजह से उन्होंने उसका हौसला बढ़ाया और उसको जो है उन्होंने कहा कि तुम अब इस तरह से अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। अब देखो वो तो बच्चा है, उसको जो सम्राट अकबर है, उनके फ्यूचर प्लान की इतना मतलब उसको समझ नहीं है।
उसको लग रहा है कि उनको मेरा काम पसंद आया है, या उसको ये भी लग सकता है कि अकबर जी मुझसे काम सीखना चाहते हैं, तो एक दिन में तो काम सीखने से रहे तो ज़रूर ये बाद में मेरे पास आएंगे। तो अपनी इसी बाल सुलभ चेष्टा से उसने जो है मतलब ऐसा कहा कि आप फिर से आएंगे ना। और अकबर जी ने भी उसको निराश नहीं किया, उन्होंने कहा हाँ मैं ज़रूर आऊँगा केशव, मैं तो ज़रूर आऊँगा। फिर तो पूरे दिन संगतराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहता। अब जहाँ लोग बादशाह के एक बार दर्शन को तरस जाते, इतने बड़े बड़े संगतराश जो उसके साथ काम कर रहे थे, वे इतने दिनों से काम करते हुए भी हो सकता है उन्होंने अकबर का नाम ख्याति सब तो सुना होगा, लेकिन उनको कभी भी अकबर के दर्शन नसीब नहीं हुए। और यहाँ इसके साथ इतना समय बिता के, इतना फ्रेंडली तरीके से उससे काम सीखना, ये सब करने के बाद तो भाई केशव तो छा गया उस दिन। केशव की तो बहुत उस दिन धूम मची रही। सब पूछते अरे कौन केशव है, किसके पास महाराज आए थे। तो इस तरह से उस दिन के लिए केशव बहुत स्मार्ट हो गया। आप लोग सोचिए ना, यदि सपोज़ कि एक आप क्रिकेट मैच देखने गए हैं, सभी दूर दूर से किसी तरह से क्रिकेटर्स को देख पा रहे हैं, और उसी बीच में हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर ने आके आपको ऑटोग्राफ दे दिया, तो बस आप तो निहाल हो गए। और सब पूछेंगे अरे आपके पास सचिन तेंदुलकर का ऑटोग्राफ है, दिखाइए दिखाइए। तो ऐसा लगेगा कि आप ही एक दिन के लिए सेलिब्रिटी बन गए हैं। तो वही हाल केशव का भी हुआ था। और केशव भी पहले तो उसे मालूम नहीं था वो कौन थे, लेकिन जब उसे मालूम पड़ा तो केशव भी जो है बिल्कुल भी पीछे नहीं रहा और सबको इस हाल को बहुत हैप्पीली सुनाता रहा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो है रात हो चली थी। अब सुबह से वो लोग काम कर रहे थे, रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पूरे दिन ये सब घटना सुनाई, इतना एक्साइटमेंट हुआ, काम भी किया, अब वो टायर्ड था, घर आ गया था, पर आँखों में नींद कहाँ। कभी कभी होता है ना कि बहुत अच्छा दिन है, हमने बहुत अच्छा रिज़ल्ट किया है, तो शायद हमने बहुत धूम मचाई है पूरे दिन, हम बहुत टायर्ड हैं, लेकिन हमको नींद नहीं आती है क्योंकि हम इतने सुहावने अपने याद को जो है अपने दिमाग से जाने नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये यादें कुछ देर और हमारे साथ बनी रहे। रात होगी तो ये जो स्पेशल डे था ये समाप्त हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से जो है आँखों में उसके नींद नहीं थी। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया, और जब तक वो ये सब अपने पिता के साथ जो है मतलब और भी ज़्यादा से शेयर नहीं करता, मतलब शेयर तो वो कर चुका है, लेकिन फिर से इस टॉपिक को दोहरा के वो अपनी यादों को जब तक ताज़ा नहीं कर देता है तब तक उसको राहत नहीं मिलती है। इसलिए वो अपने पिता के बिस्तर पर घुस जाता है, और पिता ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। भाई हम लोग तो बचपन से काम किए जा रहे हैं, लेकिन तुम तो छुटपन में ही इतने प्रसिद्ध हो गए हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि बादशाह सलामत ने कहा है एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। और वो पिता से कहता है कि बादशाह सलामत जो है, बादशाह सलामत यानी हमारे जो मतलब ये एक ऑनर का वर्ड है। बादशाह सलामत मतलब हम लोग उनको ऑनर दे के कह रहे हैं कि ये जो बादशाह हैं ये उन्होंने मुझे कहा है कि मैं एक बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। और अपने सिर को पिता की बाहों में टिकाकर वो सो के ऐसे मतलब पिता के बाहों में सर टिकाकर वो सोता है और बोलता है, हमारे बादशाह तो बहुत नेक इंसान हैं, बहुत दरिया दिल इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है, और क्या कहता है कि तो पिताजी ने कहा बिल्कुल सही कहा तुमने। और फिर क्या हुआ कि कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं। तो फिर उसको एक बात खटकती है कि बादशाह के पास तो आगरा में एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे महल हैं, तो फिर यहाँ सीकरी में वो नए सिरे से इतना खर्चा करके, इतनी मुसीबतें उठा के फिर शहर क्यों बनवा रहे हैं। ये उसके दिमाग में बात आई। ठीक है,
आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो आप लोग मैसेज करते रहिएगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद उसके मतलब पिता ने उसे बताया कि हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है। हम लोग आज भी जानते हैं आगरा की खूबसूरती कितनी मशहूर है, आगरा में क्या क्या है हम सभी जानते हैं। तो उसका प्रश्न ये था कि आगरा में जब एक बसा बसाया शहर है, इतना सुंदर, इतना भव्य सब कुछ है, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ रही है कि उनको जो है सीकरी में फिर से नए सिरे से सब एकदम ज़ीरो से शुरुआत करने की। तो इसी का जवाब देते हुए उसके पिता उसको कहते हैं कि देखो बेटा, बादशाह की कोई मतलब मैंने सुना है जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। एक समय की बात है कि बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, तो वो बहुत परेशान रहते थे, बहुत दुखी रहते थे कि मेरे पास इतना सब कुछ है लेकिन इनकी देख रेख करने वाला, मेरे घर में किलकारियाँ भरने वाला कोई नहीं है। तो तब क्या हुआ था कि वे बहुत परेशान रहते थे, तो बहुत से साधु संतों फकीरों के पास उन्होंने उपचार के लिए गए। देखिए आजकल का ज़माना नहीं है, पहले का ज़माना है, तो तब लोग दुखी होने पर ऐसे ही साधु संतों के पास, फकीरों के पास इलाज ढूंढने जाते थे। तो वे भी इतने साधु संतों के पास, फकीरों के पास गए और उन्होंने पूछने की कोशिश की कि क्या बात है, किस लिए जो है कि मतलब मेरी संतान नहीं हो रही थी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, ये पूछने गए थे। तो भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आ गए। तो इसी तरह से जब वो सभी फ़कीरों से होते हुए, सब जगह से होते हुए, वो एक दिन जो है भटकते भटकते मतलब ढूंढते ढूंढते जो है बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास गए, ठीक है। भटकते भटकते बादशाह कहाँ गए? ख्वाजा सलीम चिश्ती, ठीक है। ये बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती नहीं है, भटकते भटकते बादशाह यानी अकबर ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास कहाँ आए? वे सीकरी में रहते थे, सीकरी में आए। फिर वहाँ जाकर क्या हुआ? उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उन्हें एक नहीं 3 संतानें होंगी। तो तब ख्वाजा सलीम चिश्ती ने भविष्यवाणी की और उन्हें बताया कि उनको संतान के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनकी एक नहीं 3 संतानें होंगी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि शहज़ादा सलीम, मुराद और दानियाल केशव ने चहकते हुए कहा, और आज अकबर की कितनी संतानें हैं ये तो सबको ज़ुबानी याद है। तो उसने कहा हाँ उनकी तो संतानें हैं, तो उनके क्या नाम है? उनके नाम है शहज़ादा सलीम, मुराद और दानियाल। ये सब जो संतानें हैं इनके नाम केशव को ज़बानी याद थे। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया। तो क्योंकि ख्वाजा सलीम चिश्ती की बात सही निकली, उनको उनके कहे मुताबिक संतानों की प्राप्ति हुई, इसलिए वो बहुत खुश हुए और उनके ऑनर में उन्होंने उनको थैंक्स कहने के लिए सीकरी, जहाँ पर वे उनको ख्वाजा सलीम चिश्ती से उनकी भेंट हुई थी, वहाँ उन्होंने नगर बनाने का सोचा और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर अभी वो नगर बन रहा है। केशव ने कहा अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है और इसीलिए उनका जो सबसे बड़ा बेटा है उन्होंने उसका नाम जो है सलीम रखा है, क्योंकि वो जिस बाबा के आशीर्वाद से हुआ उसी बाबा के नाम पर उन्होंने उसका अपने पहले बेटे का नाम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ इस नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हाँ, और इसीलिए तो हम इस नए शहर में आकर यहाँ के पत्थरों को तराश रहे हैं। हूँ बोलने के बाद यहाँ पर जो चिन्ह दिया है, उम्मीद है आप लोगों को इस चिन्ह का नाम पता है। झटपट बताइए मुझे। अच्छा, ये पीटी टेस्ट लेके आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, पीटी टेस्ट जब होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। ये सृजन क्या पूछ रहे हो बेटा? सम्राट का मतलब राजा, सृजन ने क्या पूछा है? हम समझ नहीं पा रहे हैं स्पेलिंग। जौहरी का मतलब ज्वेलर,
जो चैप्टर दे दिया है सर स्क्रॉल करूँ तो ओपड़े की लिखे थे सिंह की जुबानी, मैम चिट्ठी का सफ़र, जन्नत बेटा जो चैप्टर यहाँ लिखा है वही है सिलेबस में, ठीक है। जो नहीं लिखा है इसका मतलब वो नहीं है, ओके ना, ठीक है। अच्छा और किसी को कुछ पूछना है? सृजन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है बेटा आपने क्या लिखा है, अगर क्या बोल रहे हो जन्नत? मैम अगर आगरा में सभी आ गए तो मैम आगरा में कौन रहेंगे? आगरा में सभी क्यों आएंगे? राजा आ गए हैं, आगरा के निवासी तो आगरा में ही रहेंगे। और किसी को कोई क्वेश्चन है पूछिए। अच्छा मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, मुझे जवाब चाहिए। मैंने बोला कि यहाँ पे सेकंड लास्ट जो लाइन है वहाँ हूँ के बाद क्या है? हाँ आरुष सही जवाब। और दो एक जन जवाब बताइए, उसके बाद मैं बोलूँगी। ये सिंबल किस चीज़ का है बताइए मुझे। हूँ के बाद जो 3 सिंबल दिए हैं ये किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं बताइए। ठीक है सृजन आपका जवाब मिला मुझे, ठीक है। नंदिता, जेहान, आयुषी, जन्नत, आदित्य, आदित्य स्पेलिंग मिस्टेक है। और कोई? चलो 3 जन कोई टाइप कर रहे हैं, लिख लीजिए। हाँ आदित्य आप सही है, ठीक है। मैं बता देती हूँ प्लुत स्वर है, सभी ने सही जवाब दिया है। मतलब हूँ को जो है ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लेकर बोलना है। कैसे बोलना है? जैसे हम लोग जवाब देते हैं ना वैसे, तो ये प्लुत स्वर है। और केशव उनींदी आवाज़ में बोला। उनींदी आवाज़ मतलब नींद से भरी हुई आवाज़ से केशव ने हूँ बोला। और फिर पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है, और इसी के बाद उनका लाडला बेटा जो है उनकी बाहों में सर रखकर अपने मतलब पूरे दिन के चीज़ों से इत्मीनान रखते हुए सो गया है। अब हमारे पास 1 मिनट है शायद, तो जिसको जो पूछना है, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। उनींदी बेटा मैंने बताया नींद से भरी हुई। हम लोग नींद में बात करते हैं ना, नींद जब आ जाती है तो एक मतलब मिक्स टोन में बात करते हैं, तो उसी को उनींदी आवाज़ कहा है। और बताइए किसी को क्या पूछना है? और किसी का कोई सवाल? केवल इस चैप्टर से नहीं, हिंदी एकेडमिक्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी को है, या हमारे PT1 का जो सिलेबस था उसमें से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बेझिझक पूछिए, लेकिन बहुत जल्दी, समय ज़्यादा नहीं है। क्योंकि हमारा चैट जो है काम नहीं कर रहा है 5 का, इसलिए किसी को कुछ भी डाउट है अभी पूछ लीजिए। जिनको प्रॉब्लम नहीं है ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बेटा थोड़ा जल्दी बताइए हमें। एग्ज़ाम कब? ये क्वेश्चन मैंने पूछने के लिए मना किया है। When there will be exam, you will get to know about it। और क्या चिंता है एग्ज़ाम से? When you have prepared your entire syllabus, जब भी एग्ज़ाम हो, यदि मैं अभी कहूँ अभी एग्ज़ाम है तो आपको अभी आना चाहिए, इस प्रकार का प्रिपरेशन होना चाहिए, है ना? तो एग्ज़ाम लेके कोई टेंशन मत लीजिए। सौम्यजीत और जन्नत कुछ टाइप कर रहे हैं, ये मैसेज लेकर के हम आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। जल्दी जल्दी टाइप कीजिए क्या पूछना है। मेरा एक और क्लास है बच्चों, जल्दी कीजिए।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अब कोई डाउट नहीं है। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोग स्वस्थ रहिए, घरों में रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। धन्यवाद।